अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के 22 मार्च को उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 की दफात को गैर आइनी करार देते हुए मनसूख करने के फैसले पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को 2004 के कानून की पहली नज़र में गलत तशरीह करार दिया और कहा कि हाई कोर्ट की हिदायत से 17 लाख तुलबा के हुकूक मुतासिर होंगे। खुसूसी तालीम का इंतखाब हमेशा तुलबा और उनके वालिदैन का इंतखाब रहा है। बेंच ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने में रियासतों के जायज़ मफादात हैं कि तुलबा मियारी तालीम से महरूम ना रहें। क्या इस मकसद के लिए पूरे कानून को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं होगी? इस पर गौर करने की ज़रूरत है। बेंच ने अपने हुक्म में कहा कि हाई कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि 2004 का एक्ट सेकुलरिज्म और बुनियादी ढांचे और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करता है। ताहम ये नतायज मदरसा बोर्ड को तफवीज़ करदा रेगुलेटरी ताकत से मुताबिकत नहीं रखते। आइन के आर्टिकल 28 में इल्तिज़ाम है कि हुकूमत की मदद याफ्ता इदारों में कोई मजहबी तालीम नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने हाईकोर्ट के फैसले की हिमायत करते हुए कहा कि तकरीबन 17 लाख तुलबा को बाकायदा इदारों में जगह दी जा सकती है और अगर इस फैसले पर रोक लगा दी गई तो रियासत को 1096 करोड़ रुपए का माली बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमनी ने कहा कि मजहब को उलझाना अपने आप में एक मशकूक मसला है जिस पर गौर व खौज करने की ज़रूरत है। सीनियर वकील AM सिंघवी, मुकुल रोहतगी, PS पटावला, सलमान खुर्शीद और मेनका गुरुस्वामी और दीगर ने दरखास्त गुजारों की तरफ से पेश होकर हाईकोर्ट के फैसले की सदाकत पर सवाल उठाया। उन्होंने दलील दी कि हाईकोर्ट ने हुक्मनामा पास करके उन मदारिस को मुतासिर किया जो 1908 से रेगुलेटरी निज़ाम के तहत चलाए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि 17 लाख तुलबा के अलावा 10,000 असातिज़ा भी हाईकोर्ट के फैसले से मुतासिर हुए हैं। अर्जी गुजारों ने बेंच के सामने कहा कि पूरे मुल्क में गुरुकुल और संस्कृत स्कूल हैं। रोहतगी के पास शिमोगा ज़िले के एक गाँव की मिसाल है जहाँ लोग संस्कृत के अलावा कोई दूसरी ज़बान नहीं बोलते हैं। दरखास्त गुजारों के वकला ने कहा कि क्या रियासत इमदाद फराहम करके सेकुलरिज्म के खिलाफ वर्जी कर रही है? क्योंकि हम इस्लाम की तालीम देते हैं इसलिए ये इदारा मजहबी तालीम फराहम करने वाला नहीं बन जाता। कांग्रेस ने आज 2024 के इंतखाबात के लिए हाथ बदलेगा हालत के नारे के साथ अपना मंशूर जारी किया और कहा कि ये न्याय पत्र है जो मुल्क के लोगों को 5 न्याय यानी इंसाफ के साथ 25 गारंटियां देता है और गरीबों की खुशहाली का वादा करता है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्लियामानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी, पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी, मंशूर कमेटी के चेयरमैन P चिदम्बरम और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तंजीम KC वेणुगोपाल ने जुमे को पार्टी हेडक्वार्टर्स में मुश्तरका तौर पर कांग्रेस का मंशूर जारी करते हुए कहा कि मंशूर इंसाफ की गारंटी देता है, इसीलिए इसे न्याय पत्र कहा गया। इसमें तमाम अहल वतनों से इंसाफ का वादा किया गया है और लोगों को यकीन दिलाया गया है कि कांग्रेस को वोट देने से पूरे मुल्क के हालात बदल जाएंगे। खड़गे ने कहा कि मंशूर गरीबों के लिए वक्फ है और मुल्क के गरीबों को इज्जत देने का वादा करता है। इसमें आम लोगों की माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए के नए स्टार्टअप फंड का भी वादा किया गया है। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2024 के लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। इस मौके पर मैं आप सभी का स्वागत करते हुए 22 दिसंबर 2023 को जो चिदम्बरम जी की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी बनी थी और 19 मार्च को CWC ने इसे मंजूरी दी थी। व्यापक जनभागीदारी और संपर्क के बाद हमारा घोषणा पत्र बना है। इसके लिए वेबसाइट आवाज भारत की बनी जिस पर भी काफ़ी सुझाव मिले। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान
युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी ने किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। खासकर युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी अप्रेंटिसशिप के साथ पक्की हो जाए, ऐसी एक गारंटी हम दे रहे हैं और उसके लिए हम 1 लाख रुपए, उसके लिए हम एक अप्रेंटिसशिप कोर्स करने वालों को खर्च करेंगे और इससे ये फायदा होगा, किसी ना किसी जगह उसको पक्की नौकरी मिलेगी, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट के तहत और बहुत से इंडस्ट्रीज में इनको काम मिलेगा। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने जुमे को वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर मरकजी एजेंसियों पर कब्जा करके माली इजारादारी कायम करने का इल्जाम लगाते हुए दावा किया कि बीजेपी आइंदा लोकसभा इंतखाबात में 180 सीटों के आदाद शुमार को अबूर नहीं कर सकेगी। राहुल गांधी ने जुमे को पार्टी का मंशूर जारी करने के बाद मीडिया से कहा कि जिस तरह बंदरगाहों, इंफ्रास्ट्रक्चर और दिफाई शोबे में अडानी की इजारादारी है, इसी तरह मोदी सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स महकमे का इस्तेमाल करके मालियती इजारादारी कायम करना चाहते हैं। चुनाव है, ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए, नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। मगर जो राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं अपनी। और चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपोली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा इंफॉर्मेशन, किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के रहनुमा संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को एक साजिश के तहत जेल भेजा गया ताकि पार्टी को तबाह किया जा सके।
राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने आज मीडिया से कहा कि इस मुल्क और दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को बदनीयती पर मबनी एक साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है। ये बहुत बड़ी साजिश है। केजरीवाल दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की माओं और बहनों को तालीम, सेहत, बिजली, पानी और मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फराहम करने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे वज़ीर आला को जेल में डालने के पीछे बहुत गहरी और बड़ी साजिश रची गई है। संजय सिंह ने यह भी इंकशाफ किया कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने शराब घोटाला किया है। उन्होंने बताया कि शराब घोटाले में छोटे लोग मुलविस नहीं हैं, बल्कि बीजेपी की आला क़यादत के लोग मुलविस हैं। मनीष जी के सेक्रेटरी के बयान पर अरविंद केजरीवाल जी ने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। बहुत सारे लोग मिलने जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री आवास पे, उप मुख्यमंत्री जाते हैं, सेक्रेटरी जाते हैं, और उसमें कौन से कागज का वो जिक्र कर रहा है, कौन सा कागज दिया। तो मेरे ख्याल से ये बातें झूठ और बुनियाद, झूठ और बेवकूफ़ी की एक पराकाष्ठा है जिसको तैयार किया है। घोटाला तो 55 करोड़ का सीधे साफ साफ दिख रहा है। यहां भारतीय जनता पार्टी का शराब घोटाला दिख रहा है। कितने छापेमारी की इन नेताओं के घर पर, भाजपा के नेताओं के घर पे। क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को जाने बगैर 55 करोड़ रुपए मिल गए? उनको मालूम नहीं है 55 करोड़ रुपए पहुंच गए उनको। इस शराब घोटाले पे क्या कार्रवाई की ईडी ने, सीबीआई ने? आप बताइए मुझे। गोवा इलेक्शन, गोवा इलेक्शन, गोवा इलेक्शन। जब मैंने आपको बता दिया जिन लोगों ने केजरीवाल का नाम लिया, कैसे लिया, कितने दबाव में लिया, और पहले क्या बोला, बाद में क्या बोला, ये सारा कुछ बता दिया, तो उसमें गोवा की कहानी तैयार करो कि जो कोई भी झूठी कहानी तैयार करो, इसका क्या लेना देना है? कोर्ट में आ गए ना। ओहो, आप लोग अपील करें। आप सुन नहीं रहे फिर मेरी बात। ईडी ने अपने बयानों की एक चार्जशीट बनाई और उन्होंने दिखाया। ध्यान से सुनिए, फिर से सुनिए, नहीं तो आप लोग गड़बड़ कर जाएंगे। ईडी ने अपने बयानों की एक सूची बनाई जिसमें उन्होंने कहा रिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट, यानी ऐसे डॉक्यूमेंट, ऐसे कागजात जिस पे हमें भरोसा है, और अनरिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट जिस पे हमें भरोसा नहीं है, और उसको छिपा के रख लिया। ऐसे अगर हिंदी की भाषा में, सरल भाषा में समझे, ऐसे बयान जिस पर ईडी ने, भाजपा ने, भाजपाइयों की साजिश ने, उनके षड्यंत्र ने भरोसा किया, और ऐसे बयान जिस पर उन्होंने भरोसा नहीं किया। और उसका खुलासा कैसे हुआ? उसको छिपा लिया। उसका खुलासा कैसे हुआ? जब हमारे वकील लोग अदालत में गए, उन्होंने कहा भाई हम देखना चाहते हैं कि जिन बयानों पर इन्होंने भरोसा नहीं किया, शरद रेड्डी के, राघव मंगुंटा रेड्डी के, वो बयान आखिर है क्या? अनरिलाइड में क्यों उसको रखा है? उस पर आपने क्यों रिलाई नहीं किया? तो पता चला उस पर रिलाई इसलिए नहीं किया क्योंकि वो शुरुआती बयान थे, और शुरुआती बयान में जब उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, या गिरफ्तारी के दौरान भी लगातार जो बाकी बयान लिए गए, उसमें बार बार उसने बयान तो दिया लेकिन अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया ने जुमेरात को अपने असेंबली हल्के के लोगों को एक खत लिखकर कहा कि वो जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे। सिसोदिया ने अपने हल्के के लोगों को खत भी लिखा और उम्मीद जाहिर की कि वो जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही आपसे बाहर मिलूंगा। अंग्रेज़ों को भी अपनी ताकत पर नाज था और लोगों को झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया जाता था। सिसोदिया ने कहा कि ताकत के घमंड की वजह से अंग्रेज़ों ने गांधी जी को कई वर्षों तक कई बार कैद किया, लेकिन तारीख गवाह है कि जिन अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी जैसे संत को झूठे इल्ज़ामात और आमिराना कवानीन लगाकर जेल में डाल दिया था, उस अंग्रेज़ी सल्तनत का सूरज गुरूब हो गया। मगर आज पूरी दुनिया में गांधी जी का नाम बहुत एहतराम से लिया जाता है। गांधी जी के नाम पर सूरज कभी गुरूब नहीं होता। आम आदमी पार्टी के लीडर का कहना था कि उसी अंग्रेज़ों ने ताकत के नशे में नेल्सन मंडेला को 30 साल तक जेल में रखा, लेकिन आज दुनिया मंडेला को उनकी लड़ाई के लिए याद करती है, इस आमिर को नहीं जिसने उन्हें जेल में डाला। ये लोग बहुत बड़े लोग थे,
मैं उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हूं, ये लोग मेरी तहरीक हैं। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में एक और अहम पेशरफ्त हुई है। सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक अर्जी दायर की जिसमें बीआरएस रुकने काउंसिल कविता से पूछताछ की इजाज़त मांगी गई है, जिसे अदालत ने कबूल कर लिया। कविता फिलहाल तिहाड़ जेल में अदालती हिरासत में है, इसलिए अदालत ने सीबीआई को हिदायत दी है कि वो उनसे पूछगछ से एक दिन कबल जेल हुक्काम को मुतला करे। अदालत ने खवातीन कांस्टेबल की मौजूदगी में पूछताछ करने की शर्त रखी। साथ ही यह भी तजवीज़ की गई है कि तफ्तीश में तमाम उसूलों पर अमल किया जाए। वाज़ेह है कि सीबीआई हुक्काम ने कविता से गुज़िश्ता साल दिसंबर में हैदराबाद में उनकी रिहाइशगाह पर 3 दिन तक पूछताछ की थी। ताज़ा तौर पर अदालत की इजाज़त से ऐसा लगता है कि सीबीआई हुक्काम अगले हफ्ते कविता से पूछताछ कर सकते हैं। बताया जाता है कि सीबीआई कविता से माजी में रिकॉर्ड किए गए बयानात और दीगर मुलजिमीन के बयानात की बुनियाद पर पूछगछ करने की तैयारी कर रही है। कविता से पूछताछ और कुछ मालूमात हासिल करने के बाद सीबीआई इस मामले में एक और चार्जशीट दाखिल करने का इम्कान है। सीबीआई ने सबसे पहले मरकज़ी वजारत दाखिला के हुक्म पर उन इल्ज़ामात पर मुकदमा दर्ज किया कि दिल्ली शराब के मामले में रकमी लेन देन हुई है और शराब की पॉलिसी खानगी अफराद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बनाई गई है। ईडी के अहदेदारों ने उन्हें गुज़िश्ता माह की 15 तारीख को गिरफ्तार किया था। उन्हें 10 दिन तक हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। वो फिलहाल अदालती हिरासत में तिहाड़ जेल में है क्योंकि तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से तुकुगुड़ा में जन जात्रा जलसा आम मुनक्किद किया जा रहा है। 6 अप्रैल को होने वाले इस जलसे आम की तैयारियां तेज़ी से मुकम्मल की जा रही हैं। इस जलसे की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है कि कल जलसे आम में कुल हिंद कांग्रेस कमेटी का मंशूर जारी किया जाएगा। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर राहुल गांधी के अलावा पार्टी के दीगर कायदीन शिरकत करेंगे और इस जलसे आम की तैयारी और आवाम को जमा करने की हिकमत अमली पर ख़ास तौर पर मनसूबाबंदी की गई है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और दीगर काबिनी वज़रा की देखरेख में इंतजाम किए जा रहे हैं। एआईसीसी इंचार्ज दीपादास मुंशी ने आज जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। सभी लोगों के साथ आज हम लोग ये तुकुगुड़ा ग्राउंड पे आए हैं। आप सबको पता है कि आज दिल्ली में एआईसीसी में हमारे अध्यक्ष खारगे जी, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी मिलकर 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसी मुद्दे पे आज एक न्याय पत्र घोषित किया गया। हम सब जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए। उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा किए और उनका ये कहना था कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने आया है। और दूसरी बात उन्होंने कहा, हमारे देश के जो न्याय मांगते हैं उन सब के साथ हम हैं, हमारी पार्टी है और न्याय के हक मिलने तक हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं हारेंगे, हम नहीं थकेंगे। तो जितना न्याय हर एक सेक्शन के लोग, the all section of people who are looking for justice, that justice has been reflected in our न्याय पत्र। हम लोग उनके नाम इस बार मैनिफेस्टो नहीं रखे हैं, न्याय पत्र रखा है, क्योंकि इस न्याय पत्र 46 पेजेस है, लेकिन इट्स अ विजन of Congress party for our country India. That is the vision how we are going to see. You all have, by the time our ministers have said that from this ground we have given
तेलंगाना कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए कायदीन अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी के के श्रीसेलम गौड़ ने घर वापसी करने का फैसला कर लिया है। माजी में कांग्रेस के साबिक रुकन असेंबली के श्रीसेलम गौड़ आज कांग्रेस में शामिल हो गए। वजीर आला की मौजूदगी में पार्टी के इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने खंडवा पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के पहले तेलुगु न्यूज़ रीडर शांति स्वरूप की मौत पर ताज़ियत का इजहार किया। तेलुगु खबरें पढ़ने वाली पहली नस्ल के न्यूज़ रीडर के तौर पर शांति स्वरूप तेलुगु रियासतों के लोगों में अच्छी तरह से जाने जाते हैं। शांति स्वरूप, जिन्हें दिल का दौरा पड़ने की वजह से 2 दिन कबल यशोदा अस्पताल में दाखिल कराया गया था, उन्होंने इलाज के दौरान आज जुमे को आखिरी सांस ली। उन्होंने 1983 से 2011 में अपनी रिटायरमेंट तक तवील अरसे तक दूरदर्शन के लिए काम किया। वज़ीर आला ने याद दिलाया कि तेलुगु मीडिया सेक्टर में उनकी खिदमात यादगार हैं। उन्होंने उनकी रूह के सुकून के लिए दुआ की। शांति स्वरूप के अहले खाना के तई गहरी ताज़ियत पेश की। आज सभी सियासी जमातों के कायदीन ने साबिक नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, बीजेपी के रियासती सदर व मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने बाबू जगजीवन राम को खिराज अक़ीदत पेश किया। बीआरएस के सरबराह चंद्रशेखर राव ने रियासत के खुश्क साली से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। सबसे पहले उन्होंने करीमनगर ज़िले के मखदूमपुर में बारिश की कमी की वजह से सूख जाने वाली फसलों का मुआयना किया और किसानों से फसल के नुकसानात के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों को यकीन दिलाया कि वो हुकूमत से मुआवजा दिलाने की कोशिश करेंगे। बादशाह चंद्रशेखर राव ने सिलसिला ज़िले के बोयनपल्ली का दौरा किया। इस मौके पर मकामी किसानों ने केसीआर को सूखी हुई कपास और धान के पौधे दिखाए। इस मौके पर केसीआर ने यकीन दिलाया कि वो किसानों के साथ खड़े रहेंगे। इंतखाबात के बाद 10,000 किसानों के साथ मेडी गड्ढा जाने का उन्होंने ऐलान किया। फसलों को पानी मिलने तक उन्होंने अपनी जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तमाम किसान लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। बाद में सुभाषपल्ली में मिड मैनियर रिजर्वायर का भी केसीआर ने मुआयना किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने मुतालबा किया कि मुतासरा किसानों को 25,000 फ़ी एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। साथ ही रियासत में 200 से ज़ायद किसानों ने अब तक खुदकशी कर ली है। उन सभी किसानों के अफराद ख़ानदान को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने का उन्होंने मुतालबा किया। सर इसमें D89 की नाम खरीदी అడిగింది చెప్పండి 5 గ్రామాలు మొత్తం చాలా కొంచెం సార్ ముఖ్యమంత్రి ఏం చెప్పిండు? ఉరుకుండ్రి జల్దీ, ఇక అర్రస్ పాట వాడినట్టే, మంచి సమయం మించిన దొరకదన్నట్టు. లగెత్తుండ్రి, పరిగెత్తుండ్రి, జల్దీ తెచ్చుకోండి. డిసెంబర్ 9 నాడే నేను సంతకం పెట్టేస్తా, 2 లక్షల రుణమాఫీ చేస్తా. ఎక్కడ పోయింది డిసెంబర్ 9? ఎక్కడికి పోయింది? ఎన్ని రోజులైంది? ఇప్పుడు ఇది 4వ నెల. ఇలా బ్యాంకులు వచ్చి నోటీసులు ఇచ్చి రైతుల కొంపలు పుచ్చుకుంటా ఉన్నాయి. మాకు సంబంధం లేదండి, అట్లా మత్తు ప్రకటనలు చేస్తారు రాజకీయంగా, మాకు డబ్బులు వస్తేనే లెక్క అని మాట్లాడి ఇలా ఏం చేయాలి రైతుల గతి? తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయమే సంక్షోభానికి గురయ్యే పరిస్థితికి వచ్చింది. ఇవాళ మీ యొక్క వెర్రి తిర్రి వేషాల వల్ల, మీ పాగల్ పని వల్ల. ఎవల తప్పది? దాని మీద ఉరుకు లేదు, పలుకు లేదు. ఏం చేస్తారో చెప్పరు. పోయిన పంట పోయినా ముందరికన్నా బతుకుదామంటే రైతులకు వచ్చేది అది ఒకటే పని. దాని సంగతి ఏంది? రుణమాఫీ మీద పెద్ద వ్యవసాయ సంక్షోభం వచ్చేటట్టుంది రాష్ట్రం లోపల. దానికి ఎవరు జవాబుదారీ? బ్యాంకర్లతో ఎందుకు మాట్లాడతలేరు? ఎందుకు బ్యాంకులు నోటీస్ ఇస్తే మీరు మౌనం పాటిస్తున్నారు? దాని అర్థమైంది? దాన్ని కూడా వెంటనే తేల్చాలి. మిమ్మల్ని వెంటాడతాం, బోనస్ ఇస్తామని మాట్లాడింది అన్ని పంటలకు. ఇలా నేను పేపర్లో చూసిన जोना पंडा सागर। करोड़ों फर्जंदान तौहीद ने आज मुल्क भर की मसाजिद में जुम्मतुल विदा की नमाज अदा की। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में जुम्मतुल विदा की नमाज में करीब 2 लाख अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। वहीं दिल्ली की जामा मस्जिद में भी हज़ारों मुसलमानों ने जुम्मतुल विदा की नमाज अदा की। الذين بايعوا النبي تحت الشجرة وسائر الصحابة
والقرابة والأزواج أمهات المؤمنين وبنات رسول الله والتابعين والتابعين التابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. रियासत तेलंगाना के जिले कोत्तागुडम में पेश आए एक अजीब व गरीब वाक़े ने ट्रैक्टर मालिकीन और ड्राइवर्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आया ट्रैक्टर को सीट बेल्ट होता है। तफसीलात के मुताबिक एम नागिरेड्डी मुतवतिन पलवंचा भद्रादरी कोत्तागुडम को सीट बेल्ट ना लगाने पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 100 रुपये का चालान किया गया, जिसे देखकर वो शख्स चौंक गया क्योंकि उसके ट्रैक्टर को सीट बेल्ट ही नहीं था। उसने शोरूम से राब्ता कायम किया तो शोरूम के जिम्मेदारों ने बताया कि ट्रैक्टर को सीट बेल्ट नहीं होता। अब ट्रैक्टर के मालिक अजीब व गरीब कैफियत का शिकार है क्योंकि एक तरफ पुलिस ने उसे चालान कर दिया है और दूसरी तरफ शोरूम वालों का बयान कुछ और ही है। ट्रैक्टर के मालिक का वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ की दारुल हुकूमत रायपुर के सीएसपी डीसीएल ट्रांसफार्मर गोदाम में शदीद आग लग गई। दूर दूर तक आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दिया। पुलिस ने 3 किलोमीटर के दायरे को खाली कराते हुए रास्ता ब्लॉक कर दिया था। इसके अलावा आसपास के घरों को भी खाली कराया गया। मौके पर ट्रांसफार्मर पटाखे की तरह फट रहे थे। ये ट्रांसफार्मर गोदाम गुडियारी पुलिस स्टेशन के कोटा इलाके में वाक़ है। आग करीब 3 घंटे से ज़ायद तक जारी रही और लगातार बढ़ती रही। मोर सामने गुजरी देखे का तो रिपोर्टर है यार। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने हैदराबाद में 40 लाख रुपए नकद रकम जब्त कर ली। हफीजपेट इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले विल्सन बाबू की हिदायत पर उसके पास काम करने वाले मुत्यालू और राजेश आज सुबह एबिट्स रामकृष्णा थिएटर के पास एक शख्स से 40 लाख रुपए लेकर वापस हो रहे थे कि बावसूख ज़राए की इत्तला पर टास्क फोर्स ने उन्हें पकड़ लिया। रकम से मुतालिक दस्तावेज पेश करने में नाकामी पर उन दोनों को गिरफ्तार करके 40 लाख रुपए जब्त कर लिए गए। इब्तिदाई तहकीकात में पता चला कि रकम रियल स्टेट कारोबार से मुतालिक है। मजीद तहकीकात जारी है। ख़वातीन से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ शी टीम की जानिब से कार्रवाई का सिलसिला जारी है। ख़ास तौर पर रमज़ान की शॉपिंग के लिए आने वाली ख़वातीन को छेड़छाड़ से महफूज रखने के लिए शी टीम्स मुतहरिक हो गई हैं। तारीखी चार मीनार और उसके आसपास के इलाकों के अलावा दीगर पुरहुजुम मकामात पर नज़र रखते हुए ऐसी हरकतें करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शी टीम्स के अहदेदारों के मुताबिक माह मार्च के दौरान शहर के मुख्तलिफ पुरहुजुम मकामात पर ख़वातीन के साथ छेड़छाड़ करने वाले 66 अफराद को पकड़ लिया गया, जिनमें से 24 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें हाजिर अदालत किया गया। अदालत ने मुलजिमीन को जेल की सज़ा सुनाई और जुर्माना आयद किया। जिले रंगारेड्डी में एक दरिंदा सिफत बेटे ने अपने बाप को जिंदा जला दिया। आदिबटला पुलिस के मुताबिक तुर्का यमजाल से ताल्लुक़ रखने वाला रविंदर का बेटा अनुराग मंशियात का आदी बताया गया है। वो हालत नशा में घर में हंगामा आराई किया करता था और सबको परेशान किया करता था। बाप ने अपने बेटे को कई मरतबा नशा छोड़ देने के लिए समझाया और डांटा, लेकिन उसके रवैये में तब्दीली नहीं आई। इसी मसले पर कल बाप बेटे में बहस और तकरार हुई, जिसके बाद बरहम बेटे ने पेट्रोल छिड़क कर अपने बाप को आग लगा दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में बेटी के खिलाफ बाप के कत्ल का केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। रियासत आंध्र प्रदेश में टी शर्ट के लिए भाई ने भाई का कत्ल कर दिया। ये वाकया जिले श्रीकाकुलम में पेश आया। पुलिस के बमौजूद रमेश और सुरेश नामी 2 भाई काकरापल्ली में रहा करते थे। कल रात रमेश की टी शर्ट सुरेश ने पहन ली थी। इस मसले पर दोनों भाइयों के दरमियान झगड़ा हुआ। बरहमी के आलम में छोटे भाई सुरेश ने बड़े भाई 30 साला रमेश को ढकेल दिया। रमेश पत्थर पर गिर पड़ा और शदीद जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए श्रीकाकुलम के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई।
हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में शदीद गर्मी की लहर जारी है। इस दौरान शहर में एक शख्स के लू लगने से फौत होने की इतलात मिली है, जो भीख मांगने वाला बताया गया। यह वाकया कल पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया। पुलिस राय के मुताबिक 35 साल नामालूम शख्स श्रीराम कॉलोनी मधुबन के इलाके में भीख मांगकर जिंदगी गुजारा करता था। कल उसकी मौत हो गई। पुलिस को शुबा है कि लू लगने से गिरकर इसकी मौत हुई है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। अब देखते रहिए INN चैनल।